नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की, जो आपके यूपी टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और आपको पता होगा कि जो सामाजिक अध्ययन होता है, सामाजिक अध्ययन में आपके बहुत सारे पार्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है। इन सभी से ज़रूरी क्वेश्चनों को लेकर इस टेस्ट में रखा गया है। और इसमें इस वीडियो में 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा और ये होगा हमारा फर्स्ट डिवीजन पार्ट 1 है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। आपके इसमें ऑप्शंस हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर और सभी प्रकार से। तो देखिए इसमें जब सरकार जब घाटे के बजट की पूर्ति करना चाहती है, तब वो क्या करती है कि किसी भी प्रकार से कैश गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात, अपने देश के अंदर, समाज के अंदर बराबर कैश अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बराबर चल सके। तो वो क्या करती है, सबसे पहले जितने टैक्स होते हैं उन पे क्या करती है, वो वृद्धि कर देती है। मतलब जो प्रत्यक्ष कर होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा, दोनों तरीके के करों को वो क्या करती है, वृद्धि करती है। और फिर क्या करती है, समाज में या जो अपना देश है इसके अंदर नोट जो है लोगों के बीच में काफ़ी अवेलेबल रहे, इसलिए वो क्या करती है, नए नोट छापकर इस पूर्ति को, कैश फ्लो को वो पूरा करना चाहती है। तो कैश फ्लो पूरा चले, इसलिए तीनों चीज़ें सही होंगी। और इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। तो डी सही है इस क्वेश्चन में, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है धन विधेयक से संबंधित। और उसमें राज्यसभा के विषय में जानकारी दी गई है। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। इसमें ये कह रहा है कि धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा की स्वीकृति ना हो तब भी ये पारित हो सकता है। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता। मतलब स्वीकृति नहीं होगी राज्यसभा की तो ये विधेयक पारित नहीं हो सकता। मतलब इसमें है कि इसका जो स्वीकृति है चाहिए चाहिए। सी ऑप्शन जो है वो कह रहा है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब ये है कि लोकसभा में तो पारित होता ही होता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ऐसा ये कहा जाता है इसमें। ठीक है। और डी ऑप्शन जो आपका है वो है, धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है। मतलब ये है कि धन विधेयक जब पास होता है, उसमें कोई विवाद होता है उसमें, उसके स्टैंड पे, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णय देता है। अब देखिए हम अगर बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर जो ये है, सॉरी जो ऑप्शन डी है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष निर्णय देता है, जो बिल्कुल गलत है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो देता है निर्णय, कि ये जो भी प्रॉब्लम है उस पर वो डिसीजन देगा। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत, डी वाला आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी पे। तो देखिए धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो गलत है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पारित होगा, केवल लोकसभा में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बी कहता है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता। तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में मतलब प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद लोगों के द्वारा चुनाव होगा और आगे वो प्रोसेस किया जाएगा लोकसभा में राज्यसभा की सहमति के लिए। अब सहमति हो या सिफारिश हो, वो देगा अपने धन विधेयक के बारे में राज्यसभा, और ये 14 दिन के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा लोकसभा को। अब जो राज्यसभा के द्वारा दिए गए जो सलाह है, जो उनकी परामर्श है, उसको मानना या ना मानना लोकसभा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ये है कि इनका परामर्श, इनकी स्वीकृति विधेयक के ऊपर कोई मतलब असर नहीं डालती है, कि वो केवल इनके पास भेजा जाता है बस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ए ऑप्शन है वो है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। तो ये राइट है कि वो अपनी स्वीकृति दे या न दे। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये राइट ऑप्शन। ठीक है, राज्यसभा का स्वीकृति हो या ना हो, धन विधेयक तब भी पारित हो जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है, निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है। अब देखिए 4 नगर यहाँ पे दिए गए हैं, कोणार्क, तंजावुर, जमशेदपुर। अब इसमें आपको डिसीजन लेना है कि इसमें से कौन 3 एक से जैसे हैं और एक सबसे अलग कौन सा है। देखिए कोणार्क है और तिरुपति है और तंजावुर है। तो इन तीनों जगहों पे क्या है, मंदिर बने हुए हैं, फेमस मंदिर, जिनके लिए काफ़ी फेमस है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, और तिरुपति में भगवान हनुमान का मंदिर है, और तंजावुर में भी एक मंदिर है जो राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अब यहाँ पे डी की जो बात होती है,
तो डी में क्या है कि यहाँ पे टाटा की जमशेदपुर में फर्स्ट फैक्ट्री बनाई गई थी और जिसके लिए जमशेदपुर माना जाता है। तो ये कोई धार्मिक नगरी नहीं है। बाकी जो 3 ऊपर की हैं वो क्या है, धार्मिक नगरी हैं। तो भिन्न नगर क्या हुआ इसमें, जमशेदपुर हुआ। ठीक है, तो 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर कौन सा हो गया, जमशेदपुर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें है गांधी जी ने निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे। जो गांधी जी थे वो ये जो बंदे नीचे दिए हुए हैं इनमें से किससे वो प्रभावित नहीं थे। ठीक है, कौन उनके विचारों में नहीं था। तो आपका ऑप्शन है टॉलस्टॉय, लेनिन, बाइबल, अपनी माँ से। देखिए, टॉलस्टॉय लेनिन से तो बहुत प्रभावित थे और अपनी माँ से तो प्रभावित थे ही। तो इसमें जो आपका जो सी ऑप्शन है बाइबल, ये वो बाइबल से प्रभावित नहीं थे। तो गांधी जी बाइबल से प्रभावित नहीं थे और यही आपका सी जो है राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। मतलब जो वैदिक काल में इसमें से कौन सी चीज़ नहीं चल रही थी। तो देखिए आपके जो राइट ऑप्शंस हैं वो है मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या था कि मादक पेय पदार्थ तो सोमरस के रूप में था। ठीक है, मनोरंजन के साधन भी काफ़ी थे वहाँ पे और पर्दा प्रथा जो है वो नहीं थी। तो ये इस क्वेश्चन में आपका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा। पर्दा प्रथा वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, बाकी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कौन सा राइट हो गया, बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये 6 है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करने के बाद कौन गद्दी पर बैठा था। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि एक कड़ा जो स्थान है उस कड़ा स्थान पे इसने अपने चाचा को मार के जो राज्य था, राज्य का ये अधिकारी बना था, राज्य का शासक बना था, सुल्तान बना था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी राइट ऑप्शन, उन्होंने चाचा की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में, जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता, संसद। तो देखिए, जो आपका जनसंख्या है, जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं बनता है। किस पे नियम लागू होंगे, किस पे किन के लिए कल्याण की बात होगी, तो जनसंख्या बहुत ज़रूरी हो गई। भूमि की बात है, भौगोलिक क्षेत्र जरूर चाहिए होता है। तो भौगोलिक क्षेत्र ही तय करता है कि राज्य की सीमा क्या है और किस भूभाग पर रहने वाले लोग उस राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो भूमि ठीक हो गया। प्रभुसत्ता की बात होता है, सॉवरेंटी की बात होती है। तो प्रभुसत्ता जो सुप्रीम पावर होता है उसकी बात होती है। तो ये भी चाहिए होता है ना, किसी एक के द्वारा शासन किया जाएगा। अब इसमें जो संसद है, संसद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल्स बनने चाहिए, वो चाहे जहाँ बैठ के बनाया जाए, चाहे एक राज्य के द्वारा बनाया जाए, वो अपना सिस्टम अलग अलग हो सकता है, संसद ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आवश्यक तत्व नहीं है, ये क्वेश्चन में आपके पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि तत्व नहीं है, तो इसके लिए आपका संसद नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया कि राज्य के लिए संसद आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या कारण था। मतलब ये कि जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो सहयोग दिया गया था उसके क्या कारण थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुसलमानों के प्रति घृणा समाप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है ए, क्योंकि राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उसमें मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो, ये मेन उद्देश्य था। इसीलिए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने सहयोग दिया था। ये है आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा, ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें IIM स्थित नहीं है। 4 शहरों के नाम दिए गए यहाँ पे दोस्तों। ये हैं आपके बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर। तो अगर बात करते हैं IIM की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कानपुर में नहीं है, बाकी हर जगह ये स्थापित है। ठीक है, कानपुर में क्या है, IIM, तो इसके लिए फेमस है कानपुर। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाता है कि कानपुर में IIT नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। नियॉन क्या होता है, गैस होती है। ठीक है, नोबेल गैसेज में आता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन राइट ऑप्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन से जंग लगने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें होता है कि जब इसका रासायनिकरण होता है उसमें से ऑक्सीकरण जब होता है लोहे का, तभी उसमें जंग लगती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी चीज़ें गलत होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, UNO की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इसमें जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है वो है ऑप्शन ए, यूनिसेफ, जिसको UNICEF बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। यूनो की जो एजेंसी है वो जो बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है वो है यूनिसेफ।
ठीक है, बाकी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। ये मेडिकल लाइन में है और ये अलग चीज़ पे काम करती है, लोक कल्याण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्वी लवबग सेकंड क्या है? तो हर्वी लवबग सेकंड क्या है? ये एक तरीके का कंप्यूटर वायरस है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो पहला है कंप्यूटर वायरस निरोधी एक ऐसा एंटीडोट है जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किया जाता है, जो आपका गलत है। कंप्यूटर में समस्या के निदान के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट पैकेज, ये भी गलत है। और जो सी है, जड़ी बूटियों से विकसित एक औषधि जिसमें सेवन बच्चों में सर्दी जुकाम बचाव के लिए किया जाता है, ये भी गलत है आपका। डी सही है। एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधा भोगी कंप्यूटर प्रयोक्ताओं में कुछ साल पहले आतंक फैल गया था, तो ये आपका ये डी सही ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसमें। और क्योंकि एक तरीके का ये वायरस था जो ईमेल में अटैच किया जाता था और ईमेल प्रयोक्ताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था इसने। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो आगे चल के बुद्ध कहलाए। तो ऐसा क्यों हुआ था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ आपके उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें घर त्याग दिया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी, वो साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये आपका घर त्याग दिया गया था, इससे कोई मतलब नहीं, घोर तपस्या सभी करते उस समय करते थे। ठीक है, तो ये साधु का जीवन व्यतीत करते थे। अगर साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे तो अगर ये होता तो जितने सारे साधु हैं उनको ही बुद्ध कहा जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि उन्हें जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, सच्चे ज्ञान की पीपल के पेड़ के नीचे। और उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये इसमें राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे हैं, भू राजस्व और मनोरंजन कर, बिक्री कर और यहाँ पे सीमा कर। तो इसमें से क्या होता है कि ये तो 3 जो हैं ये स्टेट के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो सीमा कर है ये है सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो केंद्र के द्वारा सीमा कर है और यही आपका राइट ऑप्शन है। इसका जो एकत्रित करना, जो संग्रहण है, जो वसूली है सीमा कर की, बॉर्डर टैक्स की, वो करता है केंद्र सरकार के अधीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, जमायत इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, साउथ अरब। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है बांग्लादेश, जो अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसमें क्या, जमायत इस्लामी एक राजनीतिक दल है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पड़ोस में जो हमारे देश हैं उनमें कौन से राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वहाँ पे करेंसी क्या है, उनका राजनीति, उनकी राजधानी क्या है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जमायत इस्लामी क्या है, बांग्लादेश में एक राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो उनका नाम क्या था? दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन है, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका, हो जाता है सी, महावीर स्वामी। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति अभी नहीं की है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, जो प्राप्त कर चुका है। चंद्रमा पर आदमी भेजने की, ये नहीं हुआ है, अभी तक भारत ने चंद्रमा पर कोई अपना व्यक्ति नहीं भेजा है। अपोलो में भेजे गए थे, जो मिशन किसका था? यूएसए का था, नासा का था, इंडिया का नहीं था। अंतरिक्ष में आदमी भेजा जाता है तो चला जाता है एवरेस्ट की चोटी में आदमी भेजने की। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं, बट जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, क्योंकि चंद्रमा पर अभी तक भारत आदमी नहीं भेज पाया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है वो किस स्थान पर थी? 4 यहाँ पे दिए गए हैं, उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो यहाँ पे सभी कॉलेज थे, सभी विश्वविद्यालय थे, लेकिन जो शिक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था वाला जो विश्वविद्यालय था वो था नालंदा। ठीक है, नालंदा सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था उस टाइम का। अब 19 है क्वेश्चन नंबर, ये है मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? दोस्तों किस रोग का वाहक नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाता है मलेरिया, फलेरिया, पीत ज्वर या अक्षमा। तो देखिए मच्छर जो है उससे मलेरिया भी होती है, फलेरिया भी होती है, पीत ज्वर भी होता है। ये अक्षमा है, इसे हम तपेदिक या टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं उसे। ये मच्छर इसका वाहक नहीं है। ठीक है, इसकी चीज़ें अलग होती हैं, तो ये मच्छर के लिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ
स्थापित है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय स्थापित है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो ये है, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपके 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 1956, 1962, 1969, 1972। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है। और जो 1972 है, इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय का अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो आगे चल के इसरो के नाम पे आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिणी भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? 4 भाषाओं के नाम दिए गए यहाँ पे हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम। तो इसमें अगर सबसे प्राचीन भाषा की बात करें दक्षिण भारत की, तो वो हो जाती है आपकी तमिल। तमिल जो है वो आपकी सबसे पुरानी भाषा है दक्षिण भारत की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे कुछ समय दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं, 1947, 1950, 1952, 1965। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे 1965। 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो ये आपको सन आपको याद रखनी है, 1965, 1965। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 24, मुड़िया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है? तो यहाँ पे 24 में जो मुड़िया जनजाति है वो निवास करती है पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है मध्य प्रदेश। जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति वो एमपी में, एमपी की जनजाति है। ठीक है, तो एमपी यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएनओ की बात करें हम, तो इसमें जो आधिकारिक भाषा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी। ये 3 देखिए, जो 3 भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, ये भाषाएं वहाँ की है। लेकिन जापानी जो भाषा है वो आधिकारिक भाषा वहाँ की नहीं है, और यही हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा जोड़ा बेमेल है? देखिए, एक जोड़ा इसमें झूमर हरियाणा हो गया, तमाशा महाराष्ट्र हो गया, कजरी उत्तर प्रदेश हो गया, माउल पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये माउल पश्चिम बंगाल में है, कजरी आपको पता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है, तमाशा महाराष्ट्र का है, लेकिन झूमर जो है वो हरियाणा का नहीं है। झूमर कहाँ का? झूमर राजस्थान का है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बेमेल पूछ रहा है। तो झूमर कहाँ पे है? राजस्थान पे पड़ता है। यहाँ पे राजस्थान आपको ध्यान देना होगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कुंदन वन, कश्मीर, पाटलिपुत्र, सप्तपर्णी गुफा, वैशाली। जवाब दोस्तों क्या है? इसका जवाब है, ये प्रथम पूछ रहा है। और अगर नहीं याद होता है तो आप देखिए, जो RVPK आपको याद होना करना पड़ेगा, RVPK। ठीक है, RVPK। तो यह आपको राव पाक करके याद कर लीजिए, जैसे भी आपको याद होता है। तो रा से क्या हो गया, एक तरीके से देखिए, इसमें रा कहाँ पे आ रहा है? राजगीर में आ रहा है। अव्वा कहाँ आ रहा है? वहाँ से वैशाली आ रहा है। पा कहाँ से आ रहा है? पाटलिपुत्र आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कुंदन वन में आ रहा है। तो जो ये फर्स्ट कहाँ हुआ? रा से हुआ, राजगीर, सप्तपर्णी गुफा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा हो गया? सी हो गया, है ना? क्योंकि मैंने क्या बोला कि राव पाक, ये आपको याद करने पड़ेंगे। राव पाक ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 समितियाँ हुई थी। तो ये राजगृह में हो गया, ये वैशाली में हो गया, और पीछे पाटलिपुत्र हो गया, किसे कुंदन वन हो गया। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी राव पाक करके। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्धमान महावीर की माँ किस वंश से संबंधित थी? जो हमारे वर्धमान जी थे, महावीर स्वामी जी थे, उनकी माँ थी वो किस वंश से थी? शाक्य से थी, नंद वंश से थी, या लिच्छवी या मल्ल? तो जो इनकी माता जी थी वो थी लिच्छवी वंश से। ठीक है, तो लिच्छवी हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। तो इसमें क्या है वर्तमान में? तो हमारा यहाँ पे लिच्छवी सही हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। ठीक है, सी जो ऑप्शन है सही हो गया, सी। वर्धमान महावीर की माँ जो है वो लिच्छवी वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आशा भोसले, मृणालिनी साराभाई, MS सुब्बालक्ष्मी, कहीं कहीं बोलते हैं इन्हें, और लता मंगेशकर। तो ये जो वॉइस ऑफ द हार्ट है,
ये इसके लिए आपका सही है कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, जो मृणालिनी साराभाई थी, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है द वॉइस ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? तो जो सागर के निकटवर्ती स्थान होते हैं और ठंडी हवाएं उठने का जो समय होता है, उस समय के लिए 4 ऑप्शंस हैं, आधी रात के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, दोपहर के समय। तो आपका ए ऑप्शन सही है कि आधी रात के बाद क्या होता है, ये सागर तट के बाद जो निकटवर्ती स्थान है वहाँ पर ठंडी हवाएं उठने लगती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था दोस्तों। और इसमें आपको जो भी सही लगता है अगर, तो सपोर्ट कीजिए, सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमें सही क्या करना है। सुनाए कम, कीजिए कम, लेकिन कोशिश जारी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।